हम डायरी के पन्ने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह देखेंगे, जिसमें से जो छोटा छोटा उसका पार्ट समझ में नहीं आया होगा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है डायरी के पन्ने। एन फ्रैंक की डायरी के अंश और उससे संबंधित कथन को चुनें। ए है एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 ईस्वी को हुआ था। एन फ्रैंक का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। सी है एन फ्रैंक की चर्चित कृति द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का हिंदी रूपांतरण डायरी के पन्ने है। और डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें सभी कथन सत्य है। अगला है नंबर 2, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। तो गलत कथन को चुनने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही कथन प्राप्त होता है। नंबर ए है एन फ्रैंक की मृत्यु 1945 ईस्वी में नाजियों के यातना गृह में हुआ। ये सही है। एन फ्रैंक और उसका परिवार नाजी सैनिकों के भय से अज्ञातवास में थे। ये भी सही है। तीसरा है एन फ्रैंक की डायरी में संबंधित किटी एन फ्रैंक की गुड़िया थी जो उसके जन्मदिन पर प्राप्त हुई थी। ये भी सही है। और मिस्टर वान दान एन फ्रैंक के पति थे। ये गलत कथन है। मिस्टर वान दान पीटर के पिता थे जो अज्ञातवास में इनके साथ रहते थे। अब है नंबर 3, निम्नलिखित में से एन फ्रैंक किस प्रकार की पीड़ा को समझती थी। तो एन फ्रैंक यातना शिविर की पीड़ा को समझती थी, बुखार की पीड़ा को, बिछड़ने, ये सब गलत है। नंबर 4 है निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनें। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। दूसरा है ASS से मार्गेट हो गया है, मार्गेट के लिए बुलावा आया था। तो यहाँ पर हमें गलत कथन को चुनना है। नंबर सी है मार्गेट की उम्र 5 वर्ष की थी। मार्गेट की उम्र 5 वर्ष की थी। यहाँ पर आपको सोचना है एन फ्रैंक और उसका परिवार अज्ञातवास में 2 वर्षों तक रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सोच लीजिए। नंबर ए, ये तो डायरी ऑफ ए यंग गर्ल डच भाषा में 1947, ये सही है, जीवन परिचय में बताई थी। दूसरा ASS के लिए मार्केट हो गया है, मार्गेट, ये सही कथन है। और मार्गेट की उम्र 5 वर्ष की नहीं, वो 16 वर्ष की थी। वो एन की दीदी थी। डी है एन फ्रैंक और उसका परिवार अज्ञातवास में 2 वर्ष तक रहा। ये सही कथन है। इस प्रकार थोड़ा सोच लेना और जो भी डाउट लगता है उसको पूछ लेना। 5वां प्रश्न है एन फ्रैंक ने अज्ञातवास में जाने से पहले अपने थैले में क्या रखा था। ए है अपनी डायरी, बी है प्यारी गुड़िया किट्टी, सी उसका बर्थडे गिफ्ट और डी पालतू बिल्ली। तो वह अपनी डायरी को पहले रखी थी। 6वां है निम्नलिखित में से एन फ्रैंक की पोशाक की तुलना में अत्यधिक मायने रखती है। वो पहनावा ओढ़ावा से ज़्यादा महत्व किसको देती है, उसकी स्मृतियों को, यादों को, इसलिए वो डायरी पहले रखी थी। 7वां है बाबा आदम के ज़माने के अनुशासन मास्टर के नाम से किसको संबोधित करती है एन। तो इसमें मिस्टर डसेल को बाबा आदम के ज़माने का मास्टर समझती है, पुराने ख्यालातों वाले। 8वां है कहानी में डेम चौक पर अखबार बेचने वाले क्या चिल्ला रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। तो एन बोलती है कि हमारा मतलब बुरा दिन आ गया है और भी बुरा दिन आ गया। इस प्रकार वो सोचने लगी थी। निम्नलिखित में से 9वां है डायरी के पन्ने के लिए कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन छाड़ना है। तो परिवार ने अज्ञातवास जाते समय मिस्टर गोल्ड स्मिथ के नाम से एक पत्र छोड़ा था। ये सही है। गोल्ड स्मिथ के नाम से एक पत्र छोड़े थे। गोल्ड स्मिथ का नाम थोड़ा सा अलग है, पुस्तक में देख लेना। तो अपनी जो बिल्ली है उसके लिए, उसकी देखभाल के लिए, उसको पड़ोसियों को देने के लिए एक पत्र छोड़े थे। अज्ञातवास का तय किया गया दिन 16 जुलाई था। तो यहाँ पर आपको सत्य कथन छांटना है। तो ये भी सत्य है। तीसरा है अज्ञातवास जाते समय एन फ्रैंक के परिवार को बेचारी भरी निगाहों से देखा जा रहा था। ये वो पहले पत्र में ही अपने लिख दिया किट्टी को, तो सब लोग उनको बेचारी भरी निगाहों से देख रहे थे। और ये भी सही है। डी है छुपने की जगह ऑफिस की इमारत तय की गई थी। ये भी सही है। तो इसमें से चारों सही है, सभी कथन सत्य है। छुपने की जगह ऑफिस की इमारत ही थी। अगला प्रश्न है
कहानी के अनुसार डच लोगों में क्या पहनने का रिवाज था? तो अंगूठी पहनने का रिवाज था, अंगूठी पहनने का प्रचलन था। अगला है कहानी में मुत्सर्जे कौन थी? मुत्सर्जे उनकी पालतू बिल्ली को कहा गया है। बाकी सब तीनों गलत है। अगला है कहानी के अनुसार सोने से पहले एन फ्रैंक क्या क्या करती थी? तो सबसे पहले सोने से पहले वो फिल्में देखा करती थी, गलत है। एक्सरसाइज गलत है। आत्मविश्लेषण करती थी। अगला है राशन कार्ड के ना होने पर कितने गिल्डर देने पड़ते थे? 60 गिल्डर देने पड़ते थे। निम्नलिखित में से कहानी के अनुसार गलत कथन को चुनें। तो नैतिकता की दृष्टि से डच लोग अच्छे नहीं थे, ये कथन सही है। और दूसरा है युद्ध के लिए सारे पुरुषों को भारत भेजा जा रहा था, ये कथन गलत है। आपको गलत कथन चुनना है। भारत नहीं भेजा जा रहा था, जर्मनी भेजा जा रहा था। अगला कथन है एन फ्रैंक के किराएदार का नाम गोल्डस्मिथ। तो एन फ्रैंक के किराएदार का नाम गोल्डस्मिथ, ये सही है। और नंबर डी है ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.5 गिल्डर में मिल रहा है, ये भी कथन भी सही है। अगला है मिस्टर डसेल के साथ कमरा शेयर करने में किसको सुख मिला? माने सुख तो नहीं मिला, लेकिन कमरा शेयर एन फ्रैंक को ही करना पड़ा। अगला है कहानी के अनुसार एन फ्रैंक के विचार से कौन सा वरदान जिसका कोई सानी नहीं है? सानी का अर्थ आप लोगों को बता दी थी मैं, जब पुस्तक पढ़ाई थी, आप लोग बताएंगे मेरे को। तो प्रकृति का वरदान सही उत्तर है, प्रकृति का वरदान। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। पुस्तक प्रस्तुत कथन किनके द्वारा व्यक्त किया गया है? ये तो एन फ्रैंक ही बोलती है, जब मिस्टर डसेल और वांदान उसको बार बार चिढ़ाते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, तो यह कथन एन फ्रैंक का ही है। वो अपने आप से उब गई थी। अगला है नाजियों के दस्तावेजों में 5 करोड़ पन्ने से एन फ्रैंक का नाम कितनी बार आया है? ये पुस्तक में नहीं दिया है, तो ये एक बार है इसका उत्तर। अगला है कहानी के अनुसार एन फ्रैंक पुरुष जाति के लिए कैसे तेवर अपनाती है? तो ये कड़े तेवर अपनाती है। पुरुष जाति के बारे में अंत में कहा भी गया है। अगला है निम्नलिखित में से एन फ्रैंक के बारे में गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है। यह अगली सदी में औरतों को अधिक सम्मान और सराहना की हकदार बनाना चाहती थी, ये तो सही कथन है। एन फ्रैंक वैसे लोगों को भर्त्सना करती थी जो समाज के योगदान में औरतों के योगदान को स्वीकार नहीं करते हैं, ये भी सही कथन है। अगला है एन फ्रैंक ने प्रकृति की अद्भुत शक्ति को अचूक दवा कही है, ये भी सही कथन है। उसके बाद है डी, आपको गलत कथन चुनना है। एन फ्रैंक को फिल्म देखने में विशेष लगाव था। एन फ्रैंक को फिल्म देखने में विशेष लगाव नहीं था, वो केवल नायक नायिकाओं का फ़ोटो सेलेक्ट करती थी और वैसे संगीत सुना करती थी। अगला है जहाँ पर आग लगी होगी धुआं भी वहीं होगा, यह कहावत कहानी में किसके लिए कही है? यह कहानी एन फ्रैंक ने मिस्टर डसेल के लिए कही है और मिसेस वांदान के लिए भी वो कही है। आसमान, बादलों, चांद और तारों की तरफ देखना एन को कैसा महसूस करवाती थी? तो वो आसमान और बादलों की तरफ एक आशा की भावना से और शांति और आशा से ओतप्रोत होकर वो उसकी तरफ देखा करती थी, शांति का एहसास करती थी। गुस्सेल भावना ये एक प्रकृति सौंदर्य है और खुशमिजाज तीनों गलत है। इसको मैं व्याख्या समझाते समय समझा भी दी हूँ, देख लेना, अंतिम दिनांक में है। अगला है अज्ञातवास के दौरान यहूदी परिवार के लोग किस बात से भयभीत रहते थे? तो मुख्य इनका डर है पकड़े जाने के डर से, मार देना, फांसी देना, ये सब गलत है। अगला है कहानी में सेंध मारू ने क्या तोड़ दिया? तो जो अंतिम डेट, उसके पहले वाला डेट जो था, तो उन्होंने क्या तोड़ दिया? फट्टा तोड़ दिया। फिर मिस्टर वानदान ने फट्टा में जो कांच का खिड़की के पास लगा रहता है, तो मिस्टर वानदान ने फिर उसको जोड़ दिया।
अगला है कहानी में सभी स्त्रियां किस बात की आशंका से डर रही थी? किसी अनहोनी की आशंका से डर रही थी जब जिस दिन सेंधमार घुसे थे। अगला है ब्रिटेन को कायर कौन कहता है? तो ब्रिटेन को कायर, तो जितने भी डच हैं वहाँ रहने वाले सब ब्रिटेन को कायर कहते हैं। कहानी डायरी के पन्ने में मिस्टर गोल्ड स्मिथ की क्या भूमिका थी? तो किराएदार थे। अगला है गलत कथन को चुनना है, तो छुपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में तय की गई थी, ये सही कथन है। अगला है फ्रंट ऑफिस हवादार तथा प्रकाश युक्त था। अगला है दूसरी मंजिल मसाले, ये भी सही है और सभी कथन सत्य है, तो इसमें सभी कथन सत्य है। अगला है मिएप पापा की कंपनी में कब से काम कर रही थी? तो 1933 से। मिएप जो उनकी सहयोगी थी। अगला है निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड नहीं होगा यहाँ पर, हालैंड होगा, थाईलैंड आ गया है, तो मुद्रा थी गिल्डर। अगला है कहानी में एन फ्रैंक का परिवार किस वर्ष अज्ञातवास में चला गया था? तो अज्ञातवास में चला गया था, आपको 2 बार बता चुकी हूँ, पुस्तक में भी और जीवन परिचय में, 1942 में। अगला है दूसरे विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसके हाथों जर्मनी की हार हुई? उसके मित्र राष्ट्र के हाथों, अमेरिका, रूस, इन सब के हाथों उसकी हार हुई। अगला है कहानी के अनुसार एन फ्रैंक रेडियो पर किस प्रोग्राम हमेशा सुनती थी? तो क्या सुनती थी? बीबीसी प्रोग्राम में जो भी आकाशवाणी मिलता था उसी को सुनती थी। कहानी के अनुसार अगला है एन फ्रैंक ने की थी गुड़िया के नाम से कुल कितने पत्र? पुस्तक के अनुसार, पुस्तक में मैं आप लोगों को बताई हूँ, समझाते समय भी दिनांक वाइज बताई हूँ, तो कितने बताई हूँ आप लोगों को? पुस्तक में जितना दिया है, कितना दिया है? 10 कुल, मैंने वो अपनी गुड़िया को लिखी थी और वो डायरी में और अपनी भावना अनेक लिखी है, लेकिन अपनी गुड़िया को कुल 10 पत्र लिखी थी। एन फ्रैंक की डायरी का 10वां पत्र जो 13 जून, ये लास्ट वाला है, 1944 को लिखा गया था। 13 जून 1944 को उनकी गुड़िया को लास्ट लिखी थी अपना पत्र। तो उसके संबंध में क्या क्या लिखी थी लास्ट में? तो लास्ट में पत्र में लिखी थी कि यह पत्र एन फ्रैंक अपने जन्मदिन पर मिलने उपहार से शुरू किया था, ये भी सही है। इस पत्र में एन फ्रैंक 15 वर्ष के होने की चर्चा की, ये सही है। यह पत्र एन फ्रैंक का अंतिम पत्र था और चौथा उपर्युक्त के सभी कथन सही है, ये चारों कथन सही है। एन फ्रैंक को 15 वर्ष हो गया था, इसको इसका जिक्र वो पहले की थी। और निम्नलिखित में से अपनी गुड़िया किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने अपने पहले पत्र में क्या बताया? सबसे पहले पत्र में, पाठ के स्टार्ट में, तो अपने अज्ञातवास के बारे में वो जिक्र की थी कि अजीब सा लग रहा है, जीवन उथल पुथल हो गया है, इस प्रकार वो बोली थी, अपने अज्ञातवास के बारे में बताई थी। क्योंकि एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस आ गया था, इसीलिए वे अज्ञातवास में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और उनके घर का माहौल बहुत कुछ बदल चुका था। अगला है कहानी में अपनी गुड़िया दोस्त किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक में दूसरे पत्र में क्या लिखा? तो दूसरे पत्र में परिवार के छुपने के स्थान के संबंध में बताया, उसके पापा के ऑफिस के बारे में बताया, अज्ञातवास स्थान के बारे में बताया था। अगला है कहानी में अपनी गुड़िया दोस्त किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक में तीसरे पत्र में क्या बताया? तो नए स्थान पर व्यवस्थित होने के संबंध में सामान को किस प्रकार से रख रखाव हो रहा है, उसकी मम्मी और मार्गोट थक गई थी। अगला है कहानी में एन फ्रैंक ने चौथा पत्र में किस बात की चर्चा की? तो चौथा पत्र में मिस्टर डसेल के बारे में बताई थी कि उनके साथ कमरा शेयर करना पड़ा और राशन की कमी के संबंध में भी बताया गया और बिजली कटने के संबंध में भी बताया गया था। यहाँ पर उसकी उम्र से ज़्यादा परिपक्व होने का हमें सभी प्रकार का उदाहरण उसके चौथे पत्र में मिल जाते हैं। अगला है हिटलर की खुफिया पुलिस किस नाम से जानी थी? तो गोस्टेपो के नाम से जानी जाती थी। पुस्तक में गोस्टेपो शब्द आया है, तो हिटलर
कि पुलिस को ही गेस्टापो कहा जाता है। अगला है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 ईस्वी में एन फ्रैंक के परिवार के सदस्यों में से एकमात्र जीवित बचे। जीवन परिचय में बता दी थी, एन के पिता। बाकी हिटलर ने सबको यातना गृह में समाप्त कर दिया था और जो मिएप थी सभी गुप्त निवासियों का सहयोग कर रही थी। अगला प्रश्न है, कहानी के अनुसार निम्नलिखित में से एन फ्रैंक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चुनें। पहला है, डायरी के अंतिम भाग को एन फ्रैंक ने 1 अगस्त 1944 को लिखा था, ये सही है। बी है, इनकी डायरी को उसके पिता 1947 में प्रकाशित करवाया, ये भी सही है। तीसरा है, एन फ्रैंक के 13वें जन्मदिन पर 12 जून 1942 के अवसर पर उन्हें सफ़ेद और लाल कपड़ों की जिल्द लगी नोटबुक उपहार मिली थी, ये भी सही है। डी है, सभी कथन सत्य है। तो चारों कथन सत्य है, लेकिन ये हमारे पुस्तक का नहीं है, केवल जानकारी के लिए है। तो इतने क्वेश्चन में से जो भी डाउट है या फिर जो भी पूछना है पुस्तक से या फिर पुस्तक के बीच से या फिर किसी प्रकार का मीनिंग पूछना है या पुस्तक का वाक्य पूछना है तो अलग से पूछ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।